अच्छा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक युवा पुलिस अफसर से अपनी शुरुआत करे और आगे चलकर भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय खुफिया तंत्र के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल के इसी बेमिसाल सफर का विश्लेषण करेंगे। ये किसी जासूसी थ्रिलर की कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे द मेकिंग ऑफ अ स्पाई से, फिर देखेंगे उनके अंडरकवर खुफिया ऑपरेशंस, हाई स्टेक्स क्राइसिस मैनेजमेंट, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा असैसिनेशन प्लॉट, फिर एक सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में उनका सफर, और अंत में उनसे जुड़े विवाद और भारत की नई सुरक्षा नीति। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मेकिंग ऑफ अ स्पाई, अकेडमी से सीधा फील्ड तक। कमाल की बात देखिए कि इनका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1945 में पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ और 1968 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। इसके बाद 1971 में केरल के कोट्टायम में एएसपी नियुक्त हुए और फिर अगले ही साल 1972 में उन्हें सीधा दिल्ली बुला लिया गया आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट ऑपरेशंस विंग में। मतलब एक नॉर्मल पुलिस ट्रेनिंग से निकलकर नेशनल लेवल के खुफिया ऑपरेशंस तक पहुंचने की ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। लेकिन उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया क्यों गया? इसका जवाब हमें 1971 के थलासेरी दंगों में मिलता है। देखिए, केरल की नूरजहां होटल में जूता फेंके जाने की एक छोटी सी घटना ने भयंकर दंगे का रूप ले लिया था। तब के गृह मंत्री के करुणाकरन ने डोभाल को वहां भेजा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सीधे पुलिस फोर्स या लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी रणनीतिक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया, असली मास्टरमाइंड्स को पहचाना, लूटा हुआ सामान वापस करवाया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरी हिंसा शांत कर दी। इस शानदार कामयाबी ने ही उन्हें सीधा दिल्ली आईबी में पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, खुफिया ऑपरेशंस में महारत, शैडोज एंड सबवर्जन। अब बात करते हैं उनके अंडरकवर ऑपरेशंस की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मिजोरम भेजा तो उनका टास्क था लालडेंगा के मिजो नेशनल फमाइन फ्रंट में घुसपैठ करना। उन्होंने एक एसआईबी एजेंट के तौर पर काम किया और ये जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि उन्होंने 7 बड़े विद्रोही कमांडरों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने ही घर पर दावत पर बुलाया, उन्हें पोर्क खिलाया और उनकी पत्नी तक को भनक नहीं थी कि उनके घर में असल में मिलिटेंट्स बैठे हैं। इस एक दावत ने ऐसा कमाल किया कि 7 में से 6 कमांडर भारत की तरफ आ गए और लालडेंगा को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ 7 साल, जी हाँ, सिर्फ 7। आमतौर पर प्रेसिडेंट्स मेडल हासिल करने के लिए कम से कम 14 साल की बेदाग सर्विस चाहिए होती है, लेकिन मिजोरम जैसे बेहद रिस्की ऑपरेशंस में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए नियम तक बदल दिए गए और ये सबसे बड़ा सम्मान उन्हें आधे समय में ही दे दिया गया। उनका काम किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। एक तरफ उन्होंने आरएन काव के साथ मिलकर सिक्किम में सीआईए एजेंट होप कुक के खिलाफ काजी दोरजी का ऐसा समर्थन किया कि वहां 97% प्रो इंडिया वोटिंग हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में काम करते हुए 6 से 7 साल तक जासूसी की। जरा सोचिए, कहूता परमाणु लैब के पास खुफिया जानकारी निकालने के लिए भिखारी तक का भेष बनाया। हालांकि इस दौरान उनका कवर 2 बार खुलते खुलते बचा। एक बार औलिया मजार पर कान छिदवाने को लेकर किसी ने सवाल उठा लिया था और एक बार लाहौर में किसी ने उनकी नकली दाढ़ी पहचान ली थी। ये लिटरली मौत के मुंह से वापस आने जैसा था। खैर, अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, हाई स्टेक्स क्राइसिस मैनेजमेंट, नेगोशिएटिंग अंडर फायर। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हथियारबंद उग्रवादियों के पास पूरा कंट्रोल हो और मासूमों की जान दांव पर लगी हो, तो आप उनसे नेगोशिएशन कैसे करते हैं? इस दुविधा का सामना भारत सरकार ने 2 बड़े बंधक संकटों में किया और दोनों ही बार समस्या सुलझाने के लिए अजीत डोभाल को ही मुख्य रूप से बुलाया गया। पहला मामला था 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर का। स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी घुसे हुए थे। डोभाल ने पहले तो एक रिक्शा वाले का भेष बनाकर बाहर से खुफिया जानकारी जुटाई और फिर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर सीधा मंदिर के अंदर चले गए। केपीएस गिल के साथ काम करते हुए उन्होंने उग्रवादियों का पूरा भरोसा जीत लिया। उसी अंदरूनी जानकारी के आधार पर मंदिर की पानी और बिजली काट दी गई। स्नाइपर ने उनके कमांडर को मार गिराया और अंततः 18 मई को बिना किसी भारी खून खराबे के बाकियों ने शांतिपूर्ण सरेंडर कर दिया। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार की गलतियों से बचने का एक जीता जागता मास्टर क्लास था। और फिर आया 24 दिसंबर 1999 का वो मनहूस दिन, जब हरकत उल मुजाहिदीन ने फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया और उसे कंधार ले गए। फ्लाइट में 170 से ज्यादा यात्री थे।
भारत ने जो 7 सदस्यों की टीम वहां भेजी, उसमें डोभाल भी शामिल थे। आतंकी 36 उग्रवादियों की रिहाई और $200 मिलियन मांग रहे थे। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, लेकिन डोभाल ने अपने पुराने 15 हाईजैक नेगोशिएशंस के अनुभव का इस्तेमाल किया और उस बड़ी मांग को घटाकर सिर्फ 3 उग्रवादियों तक ले आए। हालांकि ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने नुकसान को कम से कम रखा। और सबसे बड़ी बात, इस घटना से सबक लेकर उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर और JTFI जैसी संस्थाएं बनाईं ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, दाऊद असैसिनेशन प्लॉट, एक ऑपरेशन जिसे रोक दिया गया। बात है साल 2005 की। डोभाल उस वक्त रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का काम तमाम करने के लिए एक बहुत बड़े ब्लैक ऑपरेशन की योजना बनाई। प्लान ये था कि दुबई में दाऊद की बेटी और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में उसे मारा जाएगा। इसके लिए उन्होंने छोटा राजन के शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को रिक्रूट किया और दिल्ली के एक सीक्रेट होटल में उन्हें फाइनल ट्रेनिंग तक दे दी। लेकिन तभी एंट्री होती है मुंबई पुलिस की। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ऐसा कहा जाता है कि डोभाल ने यह बात मुंबई पुलिस की IPS अधिकारी मीरा बोरवनकर से कही थी। हुआ यह था कि मुंबई पुलिस की टीम अनजाने में दिल्ली के उसी होटल में पहुंच गई और उन शूटरों के दुबई उड़ने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के वजह से दाऊद को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा मौका हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। अब देखते हैं सेक्शन 5, सिक्योरिटी एडवाइजर तक का सफर, स्पाई से एक रणनीतिकार तक। देखिए, उनका सफर हमेशा सीधा नहीं रहा। 2004 से पहले उन पर PDP बनाने में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मदद करने के आरोप लगे, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। नतीजतन UPA सरकार ने उनका IB डायरेक्टर का कार्यकाल घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया और उनका रॉ चीफ बनने का रास्ता रुक गया। 2005 में वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF थिंक टैंक की स्थापना की और फिर 2011 में इसी VIF ने ब्लैक मनी पर एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने पूरे देश में अन्ना हजारे आंदोलन की आग भड़का दी। मतलब एक पूर्व जासूस अब सीधे देश की राजनीति को आकार दे रहा था। फिर आया 2014, सरकार बदली और डोभाल का जोरदार कमबैक हुआ। वो सीधे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किए गए। कमाल की बात यह है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो IFS बैकग्राउंड से नहीं थे, फिर भी इस पद पर पहुंचे और आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस लाना हो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाना, यहां तक कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद की सुरक्षा व्यवस्था भी उन्हीं की निगरानी में हुई। 2014 के बाद से देश की हर बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा घटना के वो केंद्र में रहे हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, विवाद और नई सुरक्षा नीति। उनके आने के बाद भारत की रणनीतिक सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। पहले भारत की नीति आमतौर पर डिफेंसिव हुआ करती थी, यानी बस हमलों को रोकना। लेकिन डोभाल ने इसे डिफेंसिव ऑफेंसिव नीति में बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब है, खतरे के असल रूप लेने या हमला होने का इंतजार मत करो, बल्कि उसके हमला करने से पहले ही उसे सक्रिय रूप से बेअसर कर दो। ये भारतीय सुरक्षा नजरिए में एक बेहद आक्रामक और प्रोएक्टिव बदलाव था। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी ताकत के साथ विवाद भी आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि उनके कार्यकाल में कुछ गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगे, जैसे उनके बेटे शौर्य की कंपनी के पाकिस्तानी को-फाउंडर होने के आरोप, या फिर इंडिया फाउंडेशन को विदेशी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से स्पॉन्सरशिप मिलने के दावे। और विपक्ष का ये आरोप कि नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद उनके दूसरे बेटे विवेक ने केमन आइलैंड्स में हेज फंड खोला। आलोचकों ने इन्हें नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताकर पेश किया। अब ये सारे आरोप हवा-हवाई नहीं रहे। इन विशिष्ट वित्तीय आरोपों पर कानूनी कार्रवाई हुई। डोभाल परिवार ने सीधे आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? विपक्ष के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को अपना बयान वापस लेना पड़ा और विवेक डोभाल से बाकायदा औपचारिक लिखित माफी मांगनी पड़ी। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब एक ही इंसान के पास फील्ड इंटेलिजेंस, क्राइसिस नेगोशिएशन और देश की नीतियां तय करने की अपार शक्ति आ जाए, तो एक सरकारी सेवक और देश के परम रणनीतिकार के बीच की रेखा कहाँ धुंधली हो जाती है।
आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले इस शख्स ने जिस तरह भारत की नियति को आकार दिया है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतना गहरा प्रभाव सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है, या ये खुद उस सिस्टम को ही फिर से परिभाषित कर देता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।